जहां रूस और भारत ने एकदम से पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्या सूझा, रातों रात इसने कानून ही बदल दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस तरीके से दुनिया का जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है, ऐसे में भारत आखिर किसके तरफ खड़ा है, क्योंकि एक समय आ गया है जब ये देखना जरूरी हो गया है कि भारत किसका पक्ष लेता है। क्या पश्चिमी देशों के तरफ खड़ा होता है या फिर रूस की तरफ खड़ा होता है। और यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलने लगा है कि भारत इन दोनों में से किसी के तरफ खड़ा नहीं है, बल्कि भारत अब अपने आप में एक शक्ति के रूप में तीसरे स्तंभ के रूप में खड़ा है। और इस बात का प्रमाण ये है कि अमेरिका के द्वारा भी अब माना जा रहा है कि भारत एक महाशक्ति बन रहा है और आने वाले दिनों में महाशक्ति बनेगा। रूस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारत एक पावरफुल लीडर है और इसलिए हाल फिलहाल में फिर से रूस ने कहा है कि जिस तरीके की महाशक्ति है भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, वीटो के साथ मिलनी चाहिए। पर अब भारत ने और रूस ने दो ऐसी चालें चली हैं जो चाल बहुत जरूरी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी थी और रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पहली बात तो ये है कि जैसे ही प्राइस कैप लगा दिया गया है G7 देश द्वारा, यूरोपीय यूनियन द्वारा, इस प्राइस कैप में रूस थोड़ा बंसा गया है। $60 से ज्यादा कीमत पर रूस बेच नहीं सकता है तेल, और जो $60 से ज्यादा कीमत पर अगर तेल लेंगे तो उनके लिए यूरोपीय और G7 की कंपनियां अपने ऑयल टैंकर ही नहीं देंगी। मतलब कि दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहे हैं G7 और यूरोपीय यूनियन। अब तेल एक ऐसी चीज है जिस पर पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था निर्भर करता है। अगर तेल की कीमत कम है, यातायात का खर्च कम है, ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हुआ तो चीज महंगे कम होंगे। पर ये सारी चीजें इस वक्त न तो G7 सोच रहे हैं न यूरोपीय यूनियन। वो सिर्फ यही सोच रहे हैं कि अगर $60 रूस को आएगा तो इसमें रूस अपनी अर्थव्यवस्था चलाएगा या फिर जंग को बढ़ाएगा। जंग को फंड करने के लिए रूस के पास पैसे नहीं आने चाहिए। अब रूस ने चाइना तक तो अपनी पाइपलाइन बिछा डाली है, इसलिए चाइना तक सप्लाई करने में रूस को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भारत जो अभी ताजा खरीदार बना हुआ है, रूस अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है, तो फिर ऐसे में भारत के लिए क्या व्यवस्था है रूस के पास। तो आपको बता दें, रूस ने इस चीज के लिए उपाय भी निकालनी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने बताया था, रूस के पास एक शैडो फ्लीट है। अब कहा जा रहा है रूस ने आधिकारिक तौर पर बड़े बड़े ऑयल टैंकर बनाने शुरू कर दिए हैं और जल्द ही इन्हें पानी में उतार दिया जाएगा, क्योंकि ये काफी महीने से तैयार हो रहे थे। यानी तेल जिस मात्रा में मिल रहा था भारत को, उसी मात्रा में मिलता रहेगा, बिना किसी बाधा के मिलेगा। तो वहीं दूसरी बड़ी चीज ये हो गई है कि भारत और रूस के बीच में चूंकि अब हथियारों का व्यापार हो गया है बहुत कम, तो दूसरा व्यापार होना चाहिए। और दूसरा व्यापार अब जिस तरीके से डॉलर को लेकर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार होना बेहद जरूरी था। और ये तो एकदम से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भारत और रूस के बीच पहला कंसाइनमेंट आ रहा है जिसका व्यापार सेटल हुआ है रुपए में और रूबल में। यानी एक पूरा तरीका तैयार हो चुका है। यानी आने वाले व्यापार अब आराम से रूस और भारत के बीच में इनकी अपनी करेंसी में होगा। इससे फायदा ये है कि एक तो डॉलर का प्रभुत्व खत्म होगा, डॉलर पे डिपेंडेंसी खत्म होगी, कोई भी प्रतिबंध लगे भारत का व्यापार चलता रहेगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि हम अब व्यापारिक तरीके से रूस के साथ रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे, जो बेहद जरूरी है इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में। है जहां एक तरफ भारत विषम परिस्थितियों में भी अपने देश के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए मजबूती दे पा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान की हालत खराब है। पाकिस्तान की एक तो रैंकिंग गड़बड़ है। जिस तरीके से मूडी ने पाकिस्तान की रैंकिंग घटा रखी है, विदेशी निवेशक यहाँ से भाग रहे हैं।
नया निवेश आने की बात तो छोड़ ही दीजिए, कटोरा फैलाकर शहबाज शरीफ अपने पुराने दोस्तों से भी मांग रहा है कर्जे, तो वो भी नहीं मिल रहा है और न ही निवेश मिल रहा है, क्योंकि ये देश डरे हुए हैं। डूबते जहाज में कोई भी सवार नहीं होना चाहता है। इनकी अर्थव्यवस्था गिरेगी, खत्म होगी, ये तो तय है। इनके साथ अब और कोई नया नहीं आना चाहता है। पाकिस्तान इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने से हमें अर्थव्यवस्था में कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। आतंकियों को फंडिंग करने के लिए भले पैसा मिल जाएगा FATF से, लेकिन अर्थव्यवस्था को कैसे संभाले? पाकिस्तान को लेकर बहुत ज्यादा निगेटिव चीजें दुनिया भर में फैल रही हैं और ऊपर से TTP ने तो और भी ज्यादा धमाका कर रहा है। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान के किसी भी जगह में बड़े बड़े पटाखे फूट रहे हैं, इन पटाखों में लोग ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान में लोग जाने से डर रहे हैं। व्यापार करना तो दूर की बात है, पर शहबाज शरीफ सरकार अंतिम समय में भी हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही है। और अब इन्होंने जो उपाय निकाला है ना, इस उपाय को तो आप कहेंगे कि शायद इन्होंने किसी नशे में आकर इस चीज को पास किया है, कानून को बदला है, क्योंकि ये कानून बदलने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, हम इस कानून पर मोहर लगाते हैं। चलो, वित्त मंत्री ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, अपने सदन में पास करा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं क्या खाकर इस चीज को हाँ कहा है। क्यों? 2 महीने पहले पाकिस्तान की सरकार ने एक कानून बनाया और पिछले महीने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति ने इसे फिर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये सही है। एक कंपनी थी पाकिस्तान में, जिस कंपनी का नाम है रेकोडिग। इसका काम था माइनिंग का और ये बलूचिस्तान के एरिया में माइनिंग वगैरह करती थी। कॉपर और गोल्ड की माइनिंग चलती थी। इसने कुछ कानूनी अवहेलना की थी, जिसके बाद इस कंपनी के साथ जो करार हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। पर अब सरकार न सिर्फ इस कंपनी बल्कि विदेशी निवेश करने वाली हर कंपनी को कह रही है कि आपके ऊपर हमारी सरकार, हमारा सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। आप कानूनन फ्री हैं। मतलब आप यहाँ आइए, निवेश कीजिए, पैसा कमाइए, और आपने अगर कुछ गलत हरकत की है तो भी पाकिस्तान के अंदर न्यायिक और संसदीय कार्यवाही से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे कि आप किसी तरीके से परेशान हो। इसलिए ये कानून समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक नया दौर लाएगा तबाही का। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताएं।